नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं एबीसी से। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर है। बीएससी सेकेंड ईयर है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स इसमें करवाया जा रहा है। सब्जेक्ट अपना मैथ्स है और पेपर नंबर 2 चल रहा है। उसमें 2 बुक्स लगती है। पहली है अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी आंशिक समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कर रहे थे अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक कर रहे थे। उसमें अपने यूनिट 1, 2 और 3 कंप्लीट कर ली थी, यानी चैप्टर नंबर 1 कर लिया था प्रस्तावना, चैप्टर नंबर 2 प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर 3 प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण और चैप्टर नंबर 6, यानी इन 3 चैप्टरों से एक पहली यूनिट बन रही है। चैप्टर नंबर 6 है अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर 2 है युगपत रेखिक अवकल समीकरण और चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण अवकल समीकरण। यानी इन 3 चैप्टरों से यूनिट नंबर 2 बन रही है। और चैप्टर नंबर 1 है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण यानी, और चैप्टर नंबर 5 जो है श्रेणी हल। इन 2 चैप्टरों से यूनिट नंबर 3 बन रही है। तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया, यानी चैप्टर नंबर यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 को एक बार छोड़ दिया। उसके बाद में अपन दूसरी किताब में आ चुके हैं जिसका नाम है आंशिक अवकल समीकरण। तो आज अपन आंशिक अवकल समीकरण से बची हुई 2 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे अब से। तो अब हमारी बुक चलेगी आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 1 अपना लगता है प्रथम कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। तो आज हम इस पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इन टॉपिक्स के आपको नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चैप्टर का नाम देखिए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में ये क्लासें लीजिए। क्लासें लेने के बाद वो चैप्टर्स को यानी वो PDF नोट्स को या तो लिख लीजिए या प्रिंट निकलवा लीजिए, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट अन्य यूनिवर्सिटी देख रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स और लगभग समान ही होते हैं। जैसे अवकल समीकरण की बुक है वो भी यहाँ पे अवकल समीकरण की लगती है, लेकिन क्या होता है कि उनके पेपर नंबर 2 में नहीं लग के वो अलग पेपर में लग जाती है, या BSc फर्स्ट ईयर में लग जाएगी या BSc थर्ड ईयर में लग जाती है। लेकिन बुक्स तो यही होनी है, यानी हमारे जो बुक्स लगती है BSc सेकेंड ईयर में वो कहीं और दूसरे ईयर में लगती होगी या दूसरे पेपर में लगती होगी, लेकिन बुक्स यही रहने वाली है और मैटर यही रहने वाला है। बस चेंज क्या होगा, थोड़ी बहुत प्रश्न चेंज होंगे, बाकी विधियाँ समान होगी और कुछ नहीं होगा। यानी विधियाँ कुछ सब लगभग समान ही होती है सब में, और कुछ में थोड़ा बहुत सिलेबस है स्किप करवा देते हैं और कुछ में कंप्लीट एकदम पूरी बुक करवानी पड़ती है। तो हम आज यूनिट नंबर 4 करते हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 प्रथम कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हम बुक कर रहे हैं, देखिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में गोखरू नाम लिखा हुआ BSc सेकेंड ईयर आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बुक लगती है नवकार पब्लिकेशन के, नीचे पब्लिकेशन देख लीजिए, नवकार पब्लिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है बीकानेर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान, सीकर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर, इन सभी में लगभग यही बुक लगती है। तो आप जाके इस बुक को पढ़ सकते हो अपने चैनल से, क्योंकि इसमें जितने 4 चैप्टर है वो मैं पूरे करवाऊँगा, एग्जाम्पल सहित, या कोई थ्योरम आएगी वो भी उसमें करवाऊँगा। अब देखिए बीकानेर यूनिवर्सिटी में इस बुक के मतलब BSc पार्ट सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है अपना अवकल समीकरण और आंशिक समीकरण। ये आंशिक समीकरण हमारे यहाँ पे लग रहा है BSc पार्ट सेकेंड ईयर में, लेकिन अजमेर यूनिवर्सिटी में आंशिक समीकरण कहाँ पे है? आंशिक समीकरण देखिए यहाँ संख्या पद्धति, समीकरण सिद्धांत, आंशिक समीकरण यहाँ नहीं है, यानी कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है और कुछ यूनिवर्सिटी में है। जैसे कि कोटा की यूनिवर्सिटी है, उसमें देखिए आंशिक समीकरण कहाँ है? आंशिक समीकरण सेम यहीं पे है और BSc पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 में है, और ये अवकल समीकरण भी सेम ही है, यानी पेपर नंबर 2 पूरा मिल रहा है हमारा कोटा यूनिवर्सिटी से। और राजस्थान, अलवर, सीकर और भरतपुर में आंशिक समीकरण और अवकल समीकरण, इसमें भी पेपर नंबर 2 सेम ही है। तो इसमें भी देखिए जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी अवकल समीकरण और आंशिक समीकरण भी सेम मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हो। कोई
तो चैप्टर नंबर पहला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है। तो प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो नोट्स में लिखा हुआ है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कुछ वो परिभाषाएं हैं, परिभाषा एक नंबर में आ जाती है, 1.5 नंबर में या 3 नंबर में आ जाती है। सबसे पहले है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी आंशिक अवकल गुणांक। आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है? यदि z है वो चर x तथा y का एक फलन हो, यानी z एक फलन है, उसमें x तथा y क्या है? चर है। x तथा y चर का एक z फलन है, तो z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। यानी z का x और y के सापेक्ष में जो अवकल गुणांक होंगे वही आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। जैसे देखिए ये z फलन है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकल है, तो इसे क्या कहेंगे? आंशिक अवकल गुणांक कहेंगे। और ये y के सापेक्ष है आंशिक अवकल, तो इसे आंशिक अवकल गुणांक कहेंगे। ये x के सापेक्ष है, ये y के सापेक्ष है, और ये x और y दोनों के सापेक्ष है। तो इस प्रकार से आंशिक अवकल गुणांक क्या होते हैं? z के सापेक्ष x तथा y के आंशिक अवकल गुणांक को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। अब देखिए मानक संकेतन क्या है, जैसे इसमें देखिए कि z के सापेक्ष अगर आंशिक अवकल किया हुआ x का, तो उसे हम p बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल z अपॉन डेल x बराबर p बोलते हैं। और z के सापेक्ष अगर y का आंशिक अवकलन किया हुआ है तो उसे q बोलते हैं, स्मॉल q, यानी डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू स्मॉल q। ये आगे बना हुआ है उसे बोलते हैं डेल, यानी आंशिक। अब यहाँ देखिए डेल टू z अपॉन डेल z स्क्वायर, डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू r, स्मॉल r है, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया 2 बार, तो हमारे पास आएगा r। डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू r, डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल t, यानी y के सापेक्ष आंशिक अवकल कर दिया 2 बार, तो उसे अपन स्मॉल t के बराबर भी वो हो सकता है। यानी इस प्रकार से आए तो उसे स्मॉल t भी लिख सकते हैं। यानी क्या होगा कि z का आंशिक अवकलन कर दिया y के सापेक्ष 2 बार, जो वैल्यू आएगी उसे हम t के बराबर रख सकते हैं, यानी उस वैल्यू की जगह अपन स्मॉल t भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें कि x का 2 बार आंशिक अवकलन कर दिया z के सापेक्ष, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसकी जगह अपन स्मॉल r भी रख सकते हैं, या स्मॉल r की जगह वो वैल्यू भी रख सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए 1 2 3 4 5 ही चीज़ क्या है? डेल टू z अपॉन डेल x इंटू डेल y, यानी z का पहले तो आंशिक अवकल किया x के सापेक्ष, फिर किया y के सापेक्ष, तो दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकल कर दिया, तो उसका मान आएगा स्मॉल s। तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ याद रखनी है अपने को। तो इस प्रकार से आंशिक अवकलन करते हैं तो p का मान आता है, उसे p बोलते हैं। y के सापेक्ष आंशिक अवकल करते हैं उसे q बोलते हैं। और 2 बार x के सापेक्ष कर दिया उसे स्मॉल r, और 2 बार y के सापेक्ष कर दिया उसे स्मॉल t, और 1 बार x और 1 बार y के सापेक्ष इस आंशिक अवकल कर दिया तो उसे स्मॉल s बोलते हैं। आंशिक अवकल समीकरण, एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांकों वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। यानी उसमें एक या एक से अधिक आंशिक अवकल गुणांक आ जाए तो उसे आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। यानी ये आंशिक अवकल गुणांक है और ये भी एक आंशिक अवकल गुणांक है, ये एक आंशिक अवकल गुणांक है, इन दोनों को मिला के 2 आंशिक अवकल गुणांक हो गए। इस प्रकार से इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? एक आंशिक अवकल समीकरण बन जाएगी। अब आंशिक अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? कोटि समीकरण में प्रयुक्त अवकलज की उच्चतम कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी जिस अवकलज की, ये कह रहा है अवकलज की, x और y की नहीं, अवकलज की उच्चतम कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है, जिसमें इसमें अवकलज की x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0 है। तो अब इस समीकरण में अवकलज की कोटि देखिए उच्चतम अवकलज, इसमें डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y, इन दोनों की कोटि एक ही है। इसकी एक कोटि है, इसकी एक कोटि है, तो ये प्रथम कोटि का हो जाएगा। इसमें देखिए डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू डेल z अपॉन डेल y, तो इसमें इसकी कोटि 1 और इसकी कोटि 2 है। तो इसमें अधिकतम कोटि देखनी है, यानी उच्चतम कोटि देखनी है। उच्चतम कोटि किसकी है? 2 है, इसलिए द्वितीय कोटि के अवकलज आंशिक अवकल समीकरण बन जाएगी। अब देखिए व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है f
ब्रैकेट में z डेल z अपॉन डेल x सून इक्वल टू 0। तो z क्या है, परतंत्र चर है, z परतंत्र चर है, ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र, क्योंकि ये x के ऊपर लिखा जाता है, तो x चेंज होगा तो z भी चेंज होगा, इसलिए z को लिखा हुआ परतंत्र। और x तथा y क्या स्वतंत्र चर है, x तथा y स्वतंत्र चर है, क्योंकि ये नीचे लिखे हुए हैं। तो ये अपने आप अगर इनका अवकलज बदलेगा तो ऊपर z का भी अवकलज बदलना पड़ेगा, इसलिए z क्या है, परतंत्र है, और x और y स्वतंत्र चर है। प्रतीकात्मक रूप देखिए f ब्रैकेट x y z p q इक्वल टू 0 है। अब देखिए स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। स्वेच्छ कोटि के अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण किया जाता है, यानी स्वेच्छ अचर है, इनका विलोपन कर देंगे x y z a b, ये स्वेच्छ अचर है सभी, इनका अगर विलोप कर देंगे तो हमारे पास प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ स्मॉल f ब्रैकेट x y z a b इक्वल टू 0 है, तो उसे कैपिटल F x y z p q लिख सकते हैं इक्वल टू 0, यानी x y z a b की जगह अपन p q r s b लगा सकते हैं। जैसे p का मान ऊपर था डेल z अपॉन डेल x, उसका मान अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि के समीकरण हो जाएगी, उसका निर्धारण हो जाएगा। तो ये थ्योरी थी एक आधे पेज की, और अब बुक में बता देते हैं आपको डेफिनेशन कौन कौन सी आ सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, आंशिक अवकल गुणांक। आंशिक अवकल गुणांक की परिभाषा ये, यदि z चर x तथा y का फलन हो तो z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। इन्हें निम्न संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं, यानी डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y, डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल टू z अपॉन डेल x, डेल y, डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर, या इन्हें z और उसके पैरों में लिख सकते हैं स्मॉल x, और z उसके पैरों में स्मॉल y, z उसके पैरों में डबल x, x और x, और z x y और z y y, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ज़्यादातर अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशंस देखिए, मानक संकेतन क्या है। रूढ़ि के अनुसार हम यहाँ सर्वत्र निम्न प्रतीकों एवं संकेतों का प्रयोग करेंगे। निम्न संकेतों उसका प्रयोग करेंगे, संकेतों का, प्रतीक और संकेत का। जैसे डेल z अपॉन डेल x को अपन स्मॉल p लिखते हैं, डेल z अपॉन डेल y को स्मॉल q लिखते हैं। और अब देखिए डेल z अपॉन डेल x का एक बार और अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो इस प्रकार से लिख दिया इसे डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x और उसे डेल अपॉन डेल x, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन एक बार और कर दिया इसका, तो ये डेल और डेल हो जाएगा डेल टू z, ये हो गया डेल टू z, और ये डेल x हो जाएगा डेल x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसे r किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए डेल z अपॉन डेल x बराबर होता है p, डेल z अपॉन डेल x बराबर p होता है। तो यहाँ देखिए इस फॉर्म से डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर आ गए। अब इसे छोड़िए, और डेल z अपॉन डेल x का मान p था, तो स्मॉल p यहाँ लिख दिया, तो डेल p अपॉन डेल x, डेल p अपॉन डेल x हो गया, ठीक है। डेल p अपॉन डेल x बराबर होता है स्मॉल r, तो इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। जैसे डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर होता है स्मॉल r, अगर कहीं पे आगे डेल p अपॉन डेल x आ गया तो उसका मान भी स्मॉल r होगा। तो इस प्रकार से मैंने कहा था कि डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर स्मॉल r आपको याद करना है। उसी प्रकार से डेल अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y, यानी डेल z अपॉन डेल y का एक बार और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, तो इसे इस प्रकार से लिख दिया डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर, और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल q अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल t। उसी प्रकार से डेल z अपॉन डेल y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, और उसके बाद में y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डेल टू z अपॉन डेल x इंटू डेल वाई, डेल टू z अपॉन डेल x इंटू डेल वाई, ठीक है। फिर डेल q अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल s हो जाएगा। तो स्मॉल देखिए q की वैल्यू क्या थी, डेल z अपॉन डेल वाई थी, तो डेल z अपॉन डेल वाई की जगह अपन स्मॉल q लगा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा डेल और नीचे बचेगा डेल x, तो डेल अपॉन डेल x इंटू क्यू इक्वल टू स्मॉल s, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसे देखिए डेल z अपॉन डेल x बराबर स्मॉल p था, तो डेल z अपॉन डेल x की जगह स्मॉल p रख दिया, और आगे बचा डेल अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y इंटू स्मॉल p, तो इस प्रकार से इसे स्मॉल s लिख सकते हैं। तो हमें
याद सिर्फ इतना ही रखना है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू होता है स्मॉल एस। अब आगे है परिभाषा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा दे रखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो डेफिनेशन है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ही अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो आंशिक अवकल गुणांक क्या थे? z का किसी चर x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। अगर वो गुणांक एक या एक से अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगी? आंशिक अवकल गुणांक वाली समीकरण हो जाएगी। अब देखिए, आंशिक अवकल समीकरण की कोटि दे रखी है, तो उच्चतम कोटि ही उस समीकरण की कोटि होगी। तो वो दो एग्जाम्पल बताए थे। अब यहाँ देखिए, प्रथम कोटि के समीकरण का व्यापक रूप। तो प्रथम कोटि समीकरण का व्यापक रूप बताया था, एफ ब्रैकेट जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होता है, जहाँ जेड को परतंत्र चर तथा एक्स वाई को स्वतंत्र चर कहते हैं। अतः प्रतीकात्मक रूप होता है स्मॉल एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए, अगला टॉपिक है स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण। तो इसमें आपको माथापड़ी करनी नहीं है, इतनी मैं आपको आगे क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो ये डेफिनेशन थी जो मैंने थ्योरी में आपको लगभग आधे पेज में पूरा समझा दिया था, और इसमें दे रखा है पूरे दो पेजों में। यानी पूरा एक पेज है, एक पेज का दो भाग हो गया, एक आगे और पीछे, और मैंने सिर्फ आपको एक पेज के आधे भाग में समझा दिया। अब आगे सीधे प्रश्न करते हैं। इसके पहले एक्सरसाइज में आपके एग्जाम्पल नंबर 1 आई हुआ 2017 में, एग्जाम्पल नंबर 2 आई हुआ 2016 में, और एग्जाम्पल नंबर 3 आई हुआ 2016 में। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 2016 में है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 2017 में। तो इन सभी एग्जाम्पलों को करना, 3 ही एग्जाम्पल है और 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट ए में। तो इन्हें किस प्रकार से करना है वो बता देता हूँ। अब देखिए, आपका एग्ज़ाम होगा इस बार 2022 में। जो बच्चे 2000 अगर 22 में एग्ज़ाम होता है तो सम वाले एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, और 2023 में एग्ज़ाम होगा तो विषम वाले एग्जाम्पल होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ये 2016 में आए हुए है, तो अगर 2022 में जिसका पेपर होगा तो वो 2016 की सम है और 2022 भी सम है, यानी ये एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो गया, और 2016 वाला एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये 2017 वाला अगर किसी के 2023 में एग्ज़ाम होते हैं तो यानी वो विषम हो गया 2023। तो इसी प्रकार से अपने को ये देखना है कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें विषम वाले सन ले लेना, और उनमें जो प्रश्न आए हुए वो देख के ज़रूर करना, क्योंकि वो वापस रिपीट होने का चांस होता है। लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको इस प्रकार से करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक्सरसाइज फर्स्ट है, निम्न समीकरणों से स्वेच्छ अचरों का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। यानी ये स्वेच्छ अचरों का विलोप करके आंशिक अवकल समीकरण बनानी है। जैसे स्वेच्छ अचर हो गए, इसमें एक्स ए वाई बी, इन सभी का विलोप करके एक आंशिक अवकल समीकरण बनानी है, जो आनी चाहिए हमारी पी क्यू आर और एस में। जैसे p बराबर था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर था डेल जेड अपॉन डेल वाई। उसी प्रकार से करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, z बराबर एक्स प्लस ए ब्रैकेट वाई प्लस बी, ये आए हुआ है आपके 2013 में और 2011 में आए हुआ है क्वेश्चन। एक्सरसाइज फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, z बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ब्रैकेट लगाए हुए बीच में। तो x प्लस ए और y प्लस बी को दोनों में गुणा कर लेंगे आपस में। तो z बराबर हो जाएगा x को y से गुणा किया एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी, यानी इन दोनों को गुणा करनी है। x को y प्लस बी से गुणा करनी है पहले, उसके बाद में a को y प्लस बी से गुणा करनी है, कर लिया। उसके बाद में एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी आ गया। अब इस z का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे आंशिक, यानी इसका p बनाएंगे। तो p कितना आएगा? देखिए, अब ये समीकरण अपने पास आ गया, z बराबर एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस ए वाई प्लस ए बी।
अब इस समीकरण को यानी इसमें z में इस प्रकार से आंशिक अवकलन करना है कि इस समीकरण की जगह अपन p और q लेके आ जाएं। यानी इस समीकरण में x y और a और b है, तो उसकी जगह अपन p और q लेकर आ जाए। तो वो किस प्रकार से लेके आएंगे, तो देखिए किस प्रकार से लेके आएंगे। ये z पड़ा है, ये अपनी समीकरण है फाइनल, पहली समीकरण मान लो इसे। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा y और p प्लस x के साथ में b है, तो इसका x का 1 हो गया, b का हो गया b। ठीक है, b कांस्टेंट है पड़ा है, x का हो गया 1। और आंशिक अवकलन में क्या होता है कि जो अगर x के सापेक्ष करें तो y वाला है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका 0 हो गया। और a b है वो भी कांस्टेंट होगा तो उसका भी 0 होगा। ऐसे नहीं होगा del y अपॉन del x, वो नहीं होगा इसमें। तो सिर्फ जो x वाले हैं जिसके सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर ले सिर्फ उनका ही अवकलन करेंगे, बाकी सभी का कांस्टेंट मान के 0 कर देंगे। तो del z अपॉन del x आ गया हमारे पास, x y से आ गया y क्योंकि इसमें x है और y कांस्टेंट के रूप में कांस्टेंट पड़ा है, x का हो गया 1। फिर प्लस x b है तो x में x का हो गया 1 और b कांस्टेंट पड़ा है। ठीक है, तो y प्लस b हमारा आ गया del z अपॉन del x। अब del z अपॉन del x को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, स्मॉल p। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं स्मॉल p बराबर y प्लस b। अब इसी समीकरण का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, यानी del z अपॉन del y के सापेक्ष कर दिया तो y जिस में उसका आंशिक अवकलन करेंगे। इसमें y है तो x हो गया कांस्टेंट, y का हो गया 1, तो हमारे पास आ गया x प्लस इसमें x है और b है, यानी y नहीं है तो इसका हो गया 0। और इसमें a और y है इसका मतलब a कांस्टेंट है और y का हो गया a आंशिक अवकलन, यानी a हो गया इसका प्लस का a हो गया। फिर a और b है दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब 0 है। तो x प्लस a आ गया del z अपॉन del y, और del z अपॉन del y को अपन स्मॉल q से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, z बराबर x प्लस a y प्लस b, इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास ये समीकरण आई। और हमारे पास p का मान है y प्लस b, यानी ये मैच हो रहा है, और q का मान है x प्लस a, यानी ये मैच हो रहा है। अगर अपन z बराबर x प्लस a की जगह लिख दें q और y प्लस b की जगह लिख दें p, तो हमारा मान वही आएगा, लेकिन x y a और b का विलोप हो जाएगा। इस प्रकार से z बराबर पी क्यू अपन लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा आंसर। आया समझ में, z बराबर पी क्यू लिख दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। x प्लस a की जगह अपन ने लिख दिया q और y प्लस b की जगह अपन ने लिख दिया p, यानी a b x और y का विलोप कर दिया, यानी स्वेच्छ अक्षरों का विलोप कर दिया। तो उसके बाद में हमारे पास ये p और q था तो वो रख दिया और वो आंसर आ गया z बराबर पी क्यू। ये हमारा आया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर डाउट नहीं हो, अगर समझ में आया तो भी मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न होता है समाप्त एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। अब दूसरा प्रश्न है z बराबर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। तो ये z है, z का मान ये दिया हुआ है। तो अब इसमें आंशिक अवकलन देखिए 5 आपको आंशिक अवकलन बताए थे, del z अपॉन del x, del z अपॉन del y, del z अपॉन del 2z अपॉन del x स्क्वायर, del 2z अपॉन del y स्क्वायर, del z अपॉन del 2z अपॉन del x इंटू del y। ये 5 ही थे, p q r s और t का मान था। तो इन हो सके तो पहले p और q का मान निकालिए और उन दोनों को इस प्रकार से गुणा कीजिए या जोड़िए या स्क्वायर कीजिए, कुछ भी करके ये इस समीकरण को संतुष्ट होनी चाहिए, यानी ये मान है उसी प्रकार से वो मान होने चाहिए जो अपन p और q को गुणा करके प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वही हमें सब इसमें करना है। तो सबसे पहले समीकरण जो है z बराबर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी है, तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे यानी p निकालेंगे। तो p बराबर del z अपॉन del x हो जाएगा, x के साथ में कौन है, सिर्फ ए एक्स है, तो x का हो जाएगा 1 और a हो गया कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में इसमें y है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसमें b है, तो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इनका अवकलन आंशिक अवकलन नहीं होगा, शून्य होगा। तो p का मान आ गया a, और उसी प्रकार से del z अपॉन del x del y निकालेंगे यानी q का मान निकालेंगे। अब इसका हो जाएगा 0 और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर पड़ा है एज इट इज़, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो q का मान आ गया 2 ए स्क्वायर वाई। अब देखिए p का मान कितना था, a था, तो ए स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो अपन ने 2 यहाँ पे लिख दिया पी स्क्वायर और यहाँ पर है वाई, तो क्यू बराबर हो गया 2 पी स्क्वायर वाई। अब यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक्स ए बी और एक्स का विलोप कर दिया और सिर्फ एक वाई बचा है। तो किसी किसी में वाई बच सकता है, किसी किसी में एक्स भी बच सकता है, लेकिन अधिकतर हमारे पास पी क्यू आर एस ही होने चाहिए उसके मतलब गुणांक। तो क्यू बराबर हो गया 2 पी स्क्वायर वाई, यानी ज़्यादातर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विलोप करना है ए बी एक्स और वाई का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया क्यू बराबर 2 पी स्क्वायर वाई। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन करना है, चौथा करना है और पांचवा करना है। 5 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास z बराबर a ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस बी। अब इसमें देखिए पहले निकालेंगे p की वैल्यू डेल z अपॉन डेल x, तो p बराबर हो जाएगा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब इस a को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा ax प्लस a y और प्लस b। तो x सिर्फ इसमें ही है, a और x में ही है सिर्फ x, तो इसलिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा। तो a कांस्टेंट पड़ा है, x का हो गया 1, तो p का मान आएगा 1 और q का मान भी आएगा 1। वो कैसे, डेल z अपॉन डेल y किया, तो y हमारे पास a इंटू वाई है, तो a कांस्टेंट है और y का हो जाएगा 1, बाकी सभी का 0 हो जाएगा क्योंकि उनमें y नहीं है। तो p का मान हो गया a, q का मान हो गया a। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं p बराबर q। अब ये इतना ही आंसर पीछे दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर p बराबर q ही होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 करना है ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए इंटू पी बराबर ए स्क्वायर निकाल दिया अपन ने। सबसे पहले इसका ए इंटू पी बराबर ए स्क्वायर निकाल दिया, फिर पी का मान हो जाएगा ए और ए इंटू क्यू बराबर आ गया 1 और क्यू बराबर हो गया 1 बटा ए का मान क्या था, p था, तो यहाँ पे p रख दिया, तो q बराबर 1 बटा पी, पी क्यू बराबर 1, इसका आंसर आ गया। अब a इंटू पी क्या है, a इंटू पी बराबर ए स्क्वायर क्यों आया है, तो सबसे पहले हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करेंगे, इस b को उस तरफ ले जाएंगे माइनस b हो जाएगा, a इंटू जेड है, तो z का आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, ए जेड बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का बी। अब z इसके साथ में हमेशा ये z ए इसके साथ में, तो a का भाग देंगे इस पूरे समीकरण में, ए एक्स प्लस वाई माइनस बी बटा a। अब इसका z के सापेक्ष अंश का अवकलन करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आएगी, तो डेल z अपॉन डेल x बराबर x किस में है, सिर्फ इसी में ही है, तो इसका यह आंशिक अवकलन होगा a इंटू 1 बराबर a। तो p का मान आ गया a और q का मान इसमें कितना आएगा, q का मान भी निकाल सकते हैं। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन कर दो आंशिक, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू x है, तो इसका नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा क्योंकि माइनस बी अपॉन a है, y का सिर्फ इसमें होगा, तो 1 बटा ये तो कांस्टेंट है और y का हो गया 1, तो q की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a, तो q बराबर 1 अपॉन a लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि a किसका मान था, p का मान था, तो यहाँ पे p लिख सकते हैं, तो q बराबर 1 बटा p और इस p को इस तरफ गुणा करा दे, p q बराबर 1 हमारा होगा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, z बराबर ए एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस 1 बटा 2 ए स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस बी है। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यानी पहले p निकालेंगे उसके बाद q निकालेंगे। p निकाला, डेल z अपॉन डेल x बराबर p, x किसके साथ में है, सबसे पहले ये देखिए x इसके साथ में है और इसके साथ में, इन दोनों के साथ में नहीं है, तो इन दोनों को भूल जाओ और इस एक का ही करना है अवकलन। तो a कांस्टेंट है, a का एज इट इज़,
और x का हो गया 1 और e की पावर y पड़ा है। इतना ही होगा हमारे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गए, x का हो गया 1 तो a e की पावर y इंटू 1 यानी a e की पावर y इतना ही होगा। तो p का मान है a e की पावर y। उसी प्रकार से q का मान निकालेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका होगा नहीं और इसका नहीं होगा, इसका होगा सिर्फ y के सापेक्ष e की पावर 2y का होगा। तो 1/2 a स्क्वायर तो कांस्टेंट पड़ा है, 1/2 a स्क्वायर e की पावर 2y कांस्टेंट पड़ा है। इसमें भी y है, यहाँ पे देखिए y है ऊपर और इसमें भी y है। तो y में ध्यान से करना होगा, डेल z अपॉन डेल y करना है और a x कांस्टेंट हो गया, e की पावर y का e की पावर y हो गया। तो सबसे पहले लिखा है a x e की पावर y प्लस 1/2 a स्क्वायर कांस्टेंट पड़ा है और यहाँ पे e की पावर 2y है। तो e की पावर 2y का e की पावर 2y हो गया और 2y का हो गया 2 इंटू वाई और b कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर e टू द पावर 2y इंटू वाई इतना आ गया। तो क्यूब बराबर आ गया a x e टू द पावर y प्लस a स्क्वायर y e टू द पावर 2y। तो a e की पावर y दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा a e की पावर y इंटू वाई बच गया अंदर। तो यहाँ देखिए a e की पावर y बचा है, तो p का मान था a e की पावर y, हमें तो y का x का विलोप करना है। तो a e की पावर y है तो उसकी जगह p लिख सकते हैं, तो इसकी जगह p इंटू वाई लिख दिया। तो हमारी समीकरण बन गई q बराबर, यहाँ पे देखिए a e की पावर y है तो यहाँ पर भी p लिख दिया। तो q बराबर p ब्रैकेट x प्लस पी वाई। अब इस p को वापस अंदर गुणा करवा देंगे तो q बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई, ये इसका हो गया आंसर। यानी अधिकतम अपन ने a b x और y का विलोप कर दिया और उसके बाद में विलोप नहीं हो रहा है तो यहाँ तक छोड़ देना है। तो q, इसका आंसर आ गया q बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई। तो ये थी आज की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए। तो जो बच्चे वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुँचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शायद तक समझ में भी आया होगा 100%। और आगे इसकी 4 या 5 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो वो मतलब हर वीडियो में एक एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जितनी भी वीडियो आएगी अब आगे एक्सरसाइज के अनुसार आएगी। यानी इस चैप्टर में एक्सरसाइज आपके डी 4 एक्सरसाइज है। तो ये चैप्टर आपके अब आगे आने वाले 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट इस वीडियो में होगी और एक्सरसाइज फर्स्ट बी दूसरे वीडियो में हो जाएगी, एक्सरसाइज फर्स्ट सी तीसरी वीडियो में, एक्सरसाइज फर्स्ट डी चौथे वीडियो में। यानी 4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अपन ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।